Good morning, students. Now, Good morning, ma'am. good morning. I am going to revise new chapter, chapter 9. The name of chapter is The Making of the National Movement. It is 1947. New chapter. We have completed already chapter 8. If you have any queries, any doubts in chapter 8, you can ask. Is there any queries regarding chapter? No, ma'am. No, na? तो we I am going to start new chapter nahi, I am going to revise. I have already made you study in the class. So previous chapter we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, कि ब्रिटिश ने किस तरह से टेरिटरीज को जीता और कैसे उसने सारी छोटी छोटी जो किंगडम्स थी उनको टेक ओवर कर लिया, ठीक है, और किस तरह से न्यू लॉज इंट्रोड्यूस हुए, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो पीजेंट्स थे ट्राइबल्स थी उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी में बहुत सारे एजुकेशनल चेंजेस हुए, चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम में भी काफी सारे चैलेंजेस आए, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुए, अपन पढ़ चुके हैं। आप बता सकते हो कोई टिप्स पे कि सोशली क्या रिफॉर्म्स हुए थे, जल्दी बताओ, कोई भी 2-3 एग्जांपल दे दो। यस, कोई भी बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है? सारे बच्चे गायब है। ओके, तो सोशल रिफॉर्म्स में चाइल्ड मैरिज बैन हो गई थी, सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था, है ना, ये 2 एग्जाम्पल है। रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, हमने पढ़ा कि 1857 का रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ था और उसके बाद के जो रिजल्ट्स थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो क्या थे। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किस तरह से क्राफ्ट डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो आर्टिस्ट थे, वो किस तरह से उनके जो क्राफ्ट वर्क था वो डिक्लाइन हुआ और किस तरह से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इश्यूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल? इन सब चेंजेस के बाद भी क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश रूल से जो इंडियंस थे वो डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे? इफ सो, अगर ऐसा है तो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? तो किस तरह से ये डिससेटिस्फाइड थे क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक ऑफ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि किस तरह से नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। The above mentioned development led the people to ask a crucial question: what is this country of India and for whom is it mean? above mentioned जो development थे, जो crucial questions जिसमें से निकल के आते हैं कि what is this country of India, कि ये country, इंडिया की country क्या है, and for whom is it mean, और किसके लिए इसका क्या मतलब है। The answer that gradually emerged was, जो answer gradually emerge हुआ था वो था India was the people of India. Obviously, India किसका है? People of India. All the Ma'am, people of Indians. Ma'am, Indians का है. हाँ, obviously, है ना, people of India. तो all the people, irrespective of class, color, caste, creed, language of gender, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, किसी भी कलर का हो, कास्ट का हो, क्रीड हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन इंडिया सबका है। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक लैंग्वेज वाले का इंडिया है या स्पेसिफिक कास्ट वाले का इंडिया है, ऐसा नहीं है। तो एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेड फॉर ऑल ऑफ देम, जो इस कंट्री से रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, वो किसकी है? किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, किसी एक कास्ट की नहीं है, किसी एक क्लास की नहीं है, किसी एक जेंडर की नहीं है। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सिस्टम है, ये सभी के लिए हैं, किसी एक पर्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, इंडियंस के लिए।
तो with this answer came to awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of the people. And until this control was ended, India could not be for Indians. अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे जैसे सोशल रिफॉर्म भी हो गया है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, एजुकेशन भी थोड़ी थोड़ी स्प्रेड होने लगी, तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब सारी चीजें बहुत सही चल रही थी तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडियन रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में जो हमारे रिसोर्सेज जिसपे हमारा हकदार है, जो इंडियंस का हकदार है, इंडियंस जिसके हकदार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज, ये अधिकार किसका है? इंडियंस का, पीपल ऑफ इंडिया का। और उस पे कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंड, जब तक ये कंट्रोल खत्म नहीं होता बाहर के देश का, तब तक कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, तो कुछ भी इंडियंस के लिए नहीं है। जब इंडिया के रिसोर्सेज इंडियंस के काम में नहीं आ रहे और उस पे सारा कंट्रोल विदेशी है या ब्रिटिशर्स का है, तो वो तो हम फ्री का है, हम लिबरेट का है, हम इंडिपेंडेंट का है नहीं है। So this consciousness began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. जो ये कॉन्शियसनेस है ये स्टार्ट हो गई थी, इसमें क्लियर कहा गया है कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो 1815 के बाद फॉर्म हुई। अब उनको ये अवेयरनेस आ गई कि हम अपने अधिकारों के लिए भी कोई ऐसी एसोसिएशन तो बिल्ड करें, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन, स्पेशली वो जो 1870 और 1880 के बीच में एग्जिस्टेंस में आए थे। तो मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल। जो ये ज्यादातर जो एसोसिएशंस बनी इसमें ज्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जुड़े हुए थे, जिसमें लॉयर एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन थी, द मद्रास महाजन सभा थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब एसोसिएट रहे, इन सब का इमर्जेंस रहा, ये सब निकल के आए। मतलब समझ रहे हो? देखो एक चिंगारी 1850s के बाद इतनी सारे रिफॉर्म हुए, इतनी सारे चेंजेस आ गए, इतनी सारी चीजें हो गई, फिर क्या सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं था? भाई सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं था कि जो हमारे जो हक के रिसोर्सेज हैं उन पे ब्रिटिश अपनी एक्सरसाइज मतलब कंट्रोल उनका था, है ना, एक्सरसाइज कंट्रोल मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेज पे उनका पूरा कंट्रोल था। तो अब यह था हमें इंडिया चाहिए था जो जिसमें हमारे इंडिया के रिसोर्सेज हमारे काम में आए अलग तरीके से, भले कितना भी उन्होंने दिया हो। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ ये पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है वो फॉर्म हो गई थी 1850s में, और हाँ आफ्टर 1850s के बाद ये फॉर्म हुई थी, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1870s और 1880s में। और ज्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल इसमें जुड़े हुए थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इसमें ये सारी अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोफेशन जो ये फॉर्म हुई थी एसोसिएशंस वो कौन कौन सी थी। तो पूना सार्वजनिक सभा था, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास महाजन सभा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का इमर्जेंस। Note the name Pune Sarvajanik Sabha. The literal meaning of Sarvajanik is of for all people. सार्वजनिक का मतलब है सभी लोग, है ना। सार्वजनिक रूप से मतलब होता है कि सभी लोग, all the people. सर्व ऑल प्लस जनिक ऑफ द पीपल। तो
Though many of these associations function in a specific part of the country, their goal were stated as the goal of all the people of India, not those of any one region, community or class. They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. अब ये पूना सार्वजनिक सभा का मतलब क्या था कि भाई ऑल द पीपल, ठीक है। तो इसके थ्रू जो एसोसिएशंस थी उन्होंने जो फंक्शन स्टार्ट किया वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में स्टार्ट हुआ, और जो इनका मेन गोल या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसमें इंडिया के सभी लोग शामिल होंगे, किसी एक रीजन से नहीं, किसी एक कम्युनिटी से नहीं, किसी एक क्लास से नहीं, सभी। दे वर्क विद द आइडिया, वो एक साथ काम करेंगे किस आइडिया के लिए कि पीपल शुड बी सॉवरेन, लोगों को सॉवरेन रहना है, इंडिया को सॉवरेन रहना है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, जिसमें बाहरी कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई हमें जबरदस्ती हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं वो इम्पोज ना करे, ठीक है। और इसमें भी क्लियर दे रखा है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, की मतलब बिना हम खुद अपना खुद भविष्य बनाए, हम अपने लिए खुद डिसीजंस ले, हम अपने लिए खुद लॉज बनाए बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के। तो सोवरेन समझ आ गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोवरेनिटी? क्लियर? गॉट इट? स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी रिप्लाई। इज इट क्लियर? सोवरेन, रिदा, इज इट क्लियर? रिदा? Yes, ma'am. ओके, तो सॉवरेन अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड ए की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, यही हमारा मॉडर्न कॉन्शियसनेस था और हमारी नेशनलिज्म का की फीचर था। इन अदर वर्ड दे बिलीव दैट इंडिया पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। कुल मिला के सॉवरेन का मतलब है कि जो इंडियन पीपल हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो इतने एम्पावर हो जाएं कि अपने डिसीजंस को, किसी भी मैटर को खुद सॉल्व करें, लॉस खुद बनाए, खुद डिसीजन ले बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। तो सॉवरेनिटी क्लियर हो गया होगा। द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s एंड 1880s। जो ये डिससेटिस्फेक्शन था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हुआ था 1870 में और 1880 में। बहुत ज्यादा लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था। द आर्म एक्ट वॉज पास्ड इन 1878, जस्ट अंडरलाइन, डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम परचेजिंग आर्म। एक आर्म एक्ट निकला था जो कि 1878 में पास हुआ था। देखो, जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। तो इसमें क्या था, इंडियंस को डिसअलाउ कर रखा था, मतलब उनको अलाउ नहीं कर रखा था कि वो कोई आर्म्स अपने पास रखे, उनके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, वेपन्स नहीं होने चाहिए। इन द सेम ईयर, इसी सेम ईयर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो इनेक्टेड। एक वर्नाक्यूलर, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है या फिर द आर्म एक्ट क्या था, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये भी इनेक्ट हुआ था इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। ये उनको साइलेंस करने के लिए था जो कि गवर्नमेंट के क्रिटिकल थे, क्रिटिसाइजर्स थे। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the asset of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectionable। समझ गए? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर कुछ भी छाप सकता है, उसको पूरी आजादी है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में यह था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट फॉर्म में या पब्लिश नहीं होना चाहिए। अगर होता है और अगर ऑब्जेक्शन आता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो उनको पनिश किया जाएगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समझ आ गया, जिसमें न्यूज़पेपर्स को ये आजादी नहीं थी कि गवर्नमेंट को वो कॉन्फिस्केट कर रखा था, उन्होंने छीन रखा था ये अधिकार। ठीक है, कॉन्फिस्केट होता है स्नैच करना एसेट ऑफ न्यूज़पेपर से, कि प्रिंटिंग प्रेसेस तक की न्यूज़पेपर अगर कुछ एनीथिंग, इफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड
अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, ठीक है। इन 1883 देयर वाज ए फरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। फिर एक बार फिर आया, इस तरह के बहुत सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे इम्पोज होने लगी थी इंडियंस पे। तो ये क्या सही था क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की आप कुछ भी सच्चाई लोगों तक ना पहुंचाओ? क्या was it correct? Was it correct? No, na? So it was not correct that time. और फरोर ओवर द अटेम्प्ट गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल भी उन्होंने पास किया था। बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश ऑफ यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. क्या हुआ था इसमें? इल्बर्ट बिल भी समझ लो। जो बिल प्रोवाइडेड हुआ था वो ब्रिटिश के ट्रायल्स के लिए हुआ था, यूरोपियन पर्सन्स के लिए हुआ था, इंडियंस के द्वारा हुआ था, एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन। और ये था इंडियन जजेस और जो यूरोपियन जजेस थे उनकी इक्वलिटी को लेके था कंट्री में। लेकिन क्या हुआ? व्हाइट अपोजिशन फोर्स, लेकिन जो व्हाइट अपोजिशन था, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को विथड्रॉ करें। मतलब एक समान नहीं समझा जाना चाहिए इंडियन जजेस को और ब्रिटिश जजेस को, इसमें कुछ तो डिफरेंसेस होने चाहिए। तो ये अपोजिशन आ गया था व्हाइट पीपल्स के द्वारा, या आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडियंस वर एनरेज्ड, इंडियंस इससे बहुत नाराज हो गए थे। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये क्या, इस इवेंट से क्या हो रहा था कि आप तो ब्रिटिश किसको फॉलो कर रही है? रेशियल एटीट्यूड्स को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, कि भाई गोरे काले और इंडियन और यूरोपियन के बीच क्या हो गया? ये डिस्क्रिमिनेशन आ गया, डिफरेंसेस आ गया, डिस्टिंक्शंस आ गए। तो इससे इंडियंस नाराज थे। The need for an all-Indian organization of educated Indians had been felt since 1880s, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. तो ऑल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन थी एजुकेटेड इंडियंस की, उन्होंने ये महसूस किया 1880 से कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपन दिस डिजायर, कि इल्बर्ट जो बिल है उस कंट्रोवर्सी जो आई वो कहीं ना कहीं डिजायर्स को डीपन कर रही है। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एस्टेब्लिश हुई उसमें 72 डेलीगेट्स थे, है ना, पूरी ऑल ओवर कंट्री से, और ये बॉम्बे में हुआ था और दिसंबर 1885 में हुआ था। जस्ट अंडरलाइन द सेंटेंस। द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याजी, WS बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्या अय्यर, ये was largely from Bombay and Calcutta. Nehruji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist. तो ये सारे जो डेलीगेट्स 72 डेलीगेट्स आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंट रीजन से आए थे और कांग्रेस में जुड़ गए थे, जिसमें एक नारोजी जो थे एक बिजनेसमैन थे, पब्लिसिस्ट थे, जो कि लंदन में सेटल थे, वो भी एक डेलीगेट के रूप में आए, मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बने और उन्होंने यंग नेशनलिस्ट को गाइड किया। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो थे A.O. ह्यूम also played a part in bringing Indians from the various regions together. A.O. ह्यूम जिसने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना, वो भी इंडियंस को सारे जो वेरियस रीजन से डेलीगेट्स थे उनको एक करके उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, फॉर्मेशन हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सो सोर्स 1 वी will study tomorrow. If you have any queries, any question, you can ask in the tomorrow's class. Till then, take care. Okay, ma'am. Hello.